बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एफएससी पार्ट 2, एफएससी या आईसीएस पार्ट 2 फिज़िक्स में हम ऑनलाइन क्लास का चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेज़ ऑफ एसी। आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, फेज़ ऑफ एसी और इसके अलावा फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये बात समझ लीजिए सबसे पहले कि फेज़ ऑफ एसी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यूज़ के लिए। फेज़ लैग एंड फेज़ लीड ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यूज़ के लिए। फेज़ आपको मैंने इससे पहले भी दो इक्वेशंस जो हैं वो करवाई थी, एक ये वाली और एक हमने अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिखी थी साइन ओमेगा टी, ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस में आपको साइन के साथ एक एंगल नज़र आ रहा है। ये जो एंगल है ये हमने थीटा की जगह लिखा था ओमेगा टी। ये जो थीटा है ना, देखें जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे एंगल थीटा चेंज होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में जो ग्राफ बनाया था उसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि किस तरह से टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आती हैं, और जैसे जैसे थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आएंगी वैसे वैसे वोल्टेज या करंट इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। तो फेज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है हालत, कंडीशन। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस वक्त किस हालत में है। मतलब क्या है इसका कि उनकी वैल्यू मिनिमम है, ज़ीरो है, मैक्सिमम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। तो फेज़ ऑफ एसी वो वाला एंगल है जो हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट की कंडीशन के बारे में बताता है या उसकी मौजूदा वैल्यू के बारे में बताता है। सो दिस इज़ द फेज़ ऑफ एसी। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 एसी जनरेटर, उसमें आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो फेज़ है या एंगल थीटा है ये एक्चुअली एंगल है बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है। देखिए जब भी आप कोई फार्मूला डेराइव करते हैं तो उस फार्मूला के डेराइव करने के दौरान जो जो चीज़ें हमने कंसिडर की होती हैं या सपोज की होती हैं उन सपोज्ड वैल्यूज़ को भी याद रखना पड़ता है। सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड। इसके बाद है जी फेज़ ऑफ एसी में आपने बताना क्या है, जैसे मैं अभी आपको बता के आया हूँ। द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज़ कॉल्ड फेज़ ऑफ एसी। ठीक हो गया। यहाँ पर एक ग्राफ भी आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा टेक्स्ट के साथ मिक्स हो गया है, मैं इसको यहाँ क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ आप दोबारा से बना सकते हैं, ये लास्ट वीडियो में भी हम बना चुके हैं। तो ये है जी फेज़ ऑफ एसी। अगर आप गौर करें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब करंट या वोल्टेज, ये वोल्टेज का ग्राफ है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब वोल्टेज अपनी पॉजिटिव पीक पे था या पॉजिटिव मैक्सिमम पे था तो तब उसका फेज़ कितना था, तो आप बताएंगे पाई बाय टू रेडियन, यानी उसका एंगल पाई बाय टू रेडियन था, या डिग्री में क्या बोलेंगे 90 डिग्री। इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब
अल्टरनेटिंग वोल्टेज अपनी नेगेटिव पीक से गुजर रहा था, तो उस वक्त उसका फेज़ कितना था? आप बोलेंगे 3π/2 रेडियंस या 270 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये है जी फेज़ ऑफ एसी के बारे में। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट जो भी है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो कब कब होती हैं, यानी जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है तो तब इनके फेजेस क्या हैं? तो आप बता सकते हैं 0, पाई एंड 2π, या 0, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो ये था आपका फेज़ ऑफ एसी के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। आपको इनके नामों से समझ आ रही है, लीड का मतलब होता है आगे निकल जाना और लैग का मतलब होता है पीछे रह जाना। तो यहाँ पर असल में हमने करना ये है कि हम दो वेव्स को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सी वेव या कौन सी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज़ ज़्यादा है और कौन सी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज़ कम है। तो ये हमारा आज इस टॉपिक का काम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ और इस ग्राफ में एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं दो वेव्स को कंसिडर करूँगा। एक वेव जो है ये मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूँ, ये रेफरेंस वेव है, इसको मैंने वेव 1 कह दिया। ठीक है। और इस वेव के अगर मैं फेज़ एंगल्स की बात करूं तो हम जानते हैं जब वेव ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जाने लगती है उस वक्त उसका फेज़ एंगल ज़ीरो होता है। जब पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंचती है उस वक्त फेज़ एंगल होता है π/2 यानी 90 डिग्री। इसी तरह जब दोबारा ज़ीरो होती है तो फेज़ होता है पाई। जब नेगेटिव मैक्सिमम पे जाती है तो फेज़ होता है 3π/2 और इसी तरह दोबारा जब ज़ीरो होती है तो फेज़ होता है 2π रेडियंस यानी 360 डिग्री। तो ये थी जी वेव 1। अब मैं वेव 2 बनाने लगा हूँ। वेव 2 जो है वो मैं बना लेता हूँ जी, पर्पल से बना लें जी, पर्पल से बना लेते हैं। वेव 2 मैं इस तरह बनाने लगा हूँ कि जब वेव 1 ज़ीरो पे है तो वेव 2 पॉजिटिव पीक से स्टार्ट ले रही है। जब वेव 1 पॉजिटिव पीक पे है तो वेव 2 ज़ीरो पे आ गई है फ़र्ज़ करें। जब वेव 1 ज़ीरो पे है तो वेव 2 बिल्कुल उसके सामने नेगेटिव पीक पे चली गई है। जब वेव 1 नेगेटिव पीक पे है तो वेव 2 ज़ीरो पे है और जब वेव 1 ज़ीरो पे है तो वेव 2 बिल्कुल उसके सामने पॉजिटिव पीक पे आ गई जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था। तो ये मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड भी बता रहा हूँ। इस तरह आपने तरतीब के साथ इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है और आपका ग्राफ तैयार हो गया। ये सेकंड वेव का ग्राफ है। तो अब आप गौर करें, अगर आप इनको कंपेयर करें, ये जो सेकंड ग्राफ मैंने बनाया है, मैं इसके जो फेज़ एंगल्स हैं या फेजेस हैं ये मैं एक्स एक्सिस से नीचे लिखता हूँ ताकि हमें कंपेयर करने में हमें आसानी हो। अभी थोड़ी देर पहले हम बात करके आए थे कि जब वेव पॉजिटिव पीक पे होती है तो उसका फेज़ कितना होता है? वो होता है 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। इसी तरह जब पॉजिटिव पीक के बाद वो ज़ीरो पे आ रही होती है तो पाई, यानी इसमें आप π/2 ऐड करते जाएं। यहाँ पे क्या होगा 3π/2, यहाँ पे क्या होगा 2π। 2π में जब आप मज़ीद π/2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5π/2। ठीक हो गया। तो इस तरह से दोनों वेव्स के फेजेस मैंने लिख दिए। अब अगर आप दोनों वेव्स के हर जगह पे जो फेज़ एंगल्स हैं उनको कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो पर्पल कलर की वेव है यानी वेव 2, इसका फेज़ 90 डिग्री या π/2 रेडियन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ब्लैक वेव या वेव 1। तो हम कह सकते हैं
कि वेव 2 यानी जो पर्पल वाला ग्राफ है ये लीड कर रहा है ब्लैक कलर के ग्राफ से विद अ फेज एंगल ऑफ कितने डिग्री, 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, गौर करें ये जो वेव 2 है ये तो बहुत पहले से स्टार्ट ले चुकी थी, इसका आधा पॉजिटिव हाफ साइकिल तो गुजर चुका था, और वेव 1 जो है इसने स्टार्ट ही लेट लिया है यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि वेव 2 जो है वो आगे निकल गई है, उसने लीड कर लिया है, वो टाइम में आगे निकल गई है। ठीक हो गया, उसकी वैल्यूज़ जो है वो पहले चेंज हो रही हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज लीड। यही सारा कुछ यहाँ फेज लीड वाली एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, गौर करें। Hence wave 1 is leading the wave 2 by phase angle π/2 रेडियंस या 90 डिग्री। अब यही काम हमने फेज लैग में भी साबित करना है। उसके लिए देखिए हम इस ग्राफ में भी बता सकते हैं, जारी बात है अगर 2 लीड कर रही है तो 1 लैग कर रही है, अगर 2 आगे निकल गई है तो समझ आ रही है 1 पीछे रह गई है। लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक नया ग्राफ बना लेते हैं, और नए ग्राफ में दोबारा से ये फ़र्ज़ करें एक्स एक्सिस है और ये फ़र्ज़ करें वाई एक्सिस है। ब्लैक कलर में मैं बना लेता हूँ वेव 1, और वेव 1 जो है इसको ब्लैक कलर से बना लिया। ये रेफरेंस वेव है, इसके फेज़ मैंने दोबारा लिख लिए π/2। यहाँ पे क्या होगा 3π/2 रेडियंस, यहाँ पे क्या होगा सॉरी ये गलत लिखा गया, ये होगा पाई और यहाँ पे होगा 3π/2 और ये होगा 2π। इसी तरह पर्पल कलर में मैं दूसरी वेव बनाता हूँ, और अब मैंने जो सेकंड वेव बनानी है उसको मैंने नेगेटिव मैक्सिमम से शुरू किया। जब वेव 1 पॉजिटिव मैक्सिमम पे आई तो वेव 2 फर्ज करें 0 पे आ गई। वेव 1 जब 0 पे आई तो वेव 2 पॉजिटिव मैक्सिमम पे आ गई, 0 के बिल्कुल सामने। वेव 1 जब नेगेटिव मैक्सिमम पे आई तो वेव 2 0 पे आ गई। वेव 1 0 पे आई तो वेव 2 जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था नेगेटिव मैक्सिमम पे आ गई। अब आप इनको मिला दें, इन पॉइंट्स को, तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ बन गया। ग्राफ बनाने के लिए हमेशा यही मेथड यूज़ किया करें कि पहले पॉइंट्स लगा लिया करें और उसके बाद ग्राफ बनाना, यानी पॉइंट्स को मिला के पूरी कर्व बनाना काफ़ी इजी होता है। ओके जी, इसके बाद अब आपने पर्पल कलर वाला जो ग्राफ है उसके फेज़ एंगल्स बनाने हैं, और इसके फेज़ एंगल्स क्या क्या हैं ये ज़रा गौर करें। हम जानते हैं नेगेटिव पीक पे फेज़ एंगल क्या होता है 3π/2। जब नेगेटिव पीक से 0 की तरफ जा रहा होता है तो साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है, तो फेज़ एंगल को हम 2π कह सकते हैं, यानी 360 डिग्री। अब मज़े की बात यह है कि उसके बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू हो रहा है, ये वाला, और पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू होने का मतलब ये है कि ग्राफ नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये समझें कि यहाँ से साइकिल नया शुरू हो रहा है। हम जानते हैं अगर हम 360 डिग्री लिखें यानी 2π रेडियन लिखें तो इसका दूसरा मतलब है 0 रेडियन या 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ से नया साइकिल शुरू हो रहा है। तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखें 0 के बाद जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है उसको आप क्या बोलते हैं π/2 रेडियन। यहाँ फेज एंगल π/2 होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद जो 0 आता है यहाँ फेज एंगल पाई होता है। इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में 3π/2। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपसे ये रिकमेंड आपको करूँगा
कि आप इन ग्राफ्स को कंपेयर करना यहाँ से शुरू करें। यहाँ से पीछे से कंपेयर करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, ऐसा लगेगा कि जो दूसरी वेव है वो लीड कर रही है, हालांकि वो लैग कर रही है, वो पीछे रह गई है, उसका तो पिछला साइकिल ही लेट कंप्लीट हुआ है। ठीक हो गया। तो अगर आप अब गौर करें ब्लैक कलर की वेव जो है उसका फेज़ यहाँ पे ज़्यादा है पर्पल कलर की वेव से। कितना ज़्यादा है? पाई/2। यहाँ भी ब्लैक कलर की वेव का पाई है, पर्पल की वेव का पाई/2 है, यानी ब्लैक का पाई/2 ज़्यादा है। यहाँ भी पाई/2 ज़्यादा है, यहाँ भी पाई/2 ज़्यादा है। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? ब्लैक कलर का फेज़ जो है, फ़र्ज़ करें मैं इसको करता हूँ उसमें से दूसरा फेज़ माइनस करें, एलसीएम ले लिया, तो देखें पाई/2 आपके पास आ गया तो अब कौन लीड कर रहा है? ब्लैक कलर की वेव। इसका मतलब है लैग कौन कर रहा है? पर्पल कलर की वेव तो ये है जी आपका सेकंड पार्ट। नाउ अच्छा, यहाँ थोड़ा उल्टा हमने कर दिया। डायग्राम हमने जो बनाई थी, हमने 2 को लीड करवाया था यहाँ पे, ओके। लेकिन स्टेटमेंट में कुछ उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको समझ जाइएगा। जो मैंने डायग्राम बनाई है उसके मुताबिक, जो पहली डायग्राम बनाई थी उसमें वेव 2 लीड कर रही थी और वेव 1 लैग कर रही थी। जो अब मैंने डायग्राम बनाई है इसमें वेव 2 लैग कर रही है और वेव 1 लीड कर रही है। तो जो पहले से डायग्राम बनी थी वो उल्टी थी, मैंने डायग्राम्स थोड़ी मुख्तलिफ बनाई हैं, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन आ रही है। ठीक है जी। तो सेकंड डायग्राम में वेव 2 लैग कर रही है और फर्स्ट डायग्राम में वेव 1 लैग कर रही है, यानी वेव 2 लीड कर रही है जी। मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए हम एक वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलें, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।